would help you. This is rule number 36. So till is very famous word. हम अक्सर इसको सुनते हैं. इसका मतलब क्या होता है? किसी ख़ास वक़्त तक. ठीक है, यानी अगर हम इसको इसके बगैर इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका प्रॉपर यूज़ नहीं होगा. जैसे आपको 10 से लेकर 4 बजे तक काम करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वर्क फ्रॉम 10 to 4. ठीक है, मैं 2 से 4 बजे तक काम नहीं कर सकता. आई कांट वर्क फ्रॉम 2 till 4. 10 बजे से 8 बजे तक कौन काम कर सकता है? Who can work from 10 till 8? क्या आप 12 से 9 बजे तक काम कर सकते हैं? Can you work from 12 till 9? ठीक है, तो बेटे इसके आपने ये थोड़ा सा इसके हिसाब से देखने की कोशिश करनी है. तो बाज़ औक़ात हम इसको इस असूल से हटकर भी बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं, वो उसका यूज़ जो है वो रॉन्ग होगा. आपने क्या याद रखना है कि टिल हमेशा वक़्त के मानों में इस्तेमाल होता है. इसको वक़्त से हटकर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है. आई कांट वेट टिल नाइट. तो आपने याद रखना है टिल का जब भी वक्त आए तो इस वर्ड आए तो इससे आपने क्या याद रखना है? किसी ख़ास वक़्त तक जो है. ये डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, इनको आपने फिर डिटेल के साथ पढ़ना है और याद भी करना है. नेक्स्ट बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इट लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और इसके साथ एडजेक्टिव लगाया जाता है. ठीक है, तो ये कुलिया कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? आम तौर पर ये फार्मूला जो है हम ऐसे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं जिनमें आम पैराए में कोई बात कही जा रही हो. जैसे चाहे आपने बात अपनी करनी हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये कहा जाता है कि मेहनत करनी चाहिए, ये कहा जाता है कि इस तरह से होना चाहिए कोई काम. तो आपने अगर नाम किसी और का लगाना है, बात चाहे आप अपनी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये मेथड यूज़ किया जा सकता है. जितने भी मजमून हम शुरू करते हैं अक्सर उनका स्टार्ट जो है वो इसी तरह से होता है. ठीक है, कि इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, दैट ऑल ग्रेट पीपल आर हम्बल. तो ये कहा किसने हमें ये नहीं पता चलेगा, बस इट इज़ सेड दैट. इस तरह इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है. आपने इसको फ्रेज़ को ऐसे ही याद रख लेना. सेड दैट हिज फादर बिल्ड दिस मॉस्क. जिस चीज़ के बारे में आपको कंफर्म नहीं है वहाँ पर बेटे ये वाला रूल जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो इस हिसाब से आपने इसको फोकस करने की कोशिश करनी. नेक्स्ट है बेटा बिसाइड. बिसाइड का मतलब क्या होता है? साथ. ठीक है, आम तौर पर इसका लफ्ज़ी मतलब जो हम लेते हैं, जैसे वो मेरे साथ बैठा, वो उसका मतलब पहलू में. इसके साथ साथ इसके और डिफरेंट मतलब भी हैं, जिसको हम एक दफ़ा बिसाइड्स वाला मतलब भी क्या है? मतलब से हटकर या किसी चीज़ का काबू से बाहर हो जाना. जैसे मिसाल के तौर पर डोंट सिट बिसाइड मी, इसमें क्या होगा कि मेरे साथ आप मत बैठो. उसके बाद दिस इज़ बिसाइड द पॉइंट. अगर कोई बंदा बात करता है लेकिन उसकी दलील बिल्कुल कमज़ोर है, उसका कोई तुक वहाँ पर नहीं बनता, तो आप क्या कह सकते हैं? दिस इज़ बिसाइड द पॉइंट. ये जो तुम बात कर रहे हो ना, इसका कोई इसके साथ लिंक नहीं बनता. ठीक है, तो बिसाइड का हालांकि लफ्ज़ी मतलब क्या है? साथ होना तो ये चाहिए ना कि ये तो बिल्कुल ऐन मौजू के मुताबिक बात है, लेकिन हालांकि जब हम ये यूज़ करेंगे तो इसका बिल्कुल उल्ट मतलब है. यानी अगर किसी शख्स के लिए यूज़ हो रहा है तो वो तो जो साथ बैठा है वो बिसाइड है, लेकिन अगर किसी बात के लिए यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उल्ट. यानी ही इज़ बिसाइड द पॉइंट. ठीक है, इसी तरह से ही इज़ बिसाइड हिमसेल्फ, किसी का काबू से बाहर हो जाना. ठीक है, जिसको अपनी पड़ी होती है ना, उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं बिसाइड हिमसेल्फ, यानी अपने साथ ही बैठे होना, सेल्फिश की तरह. आप उसके साथ खड़े हों, यू स्टैंड बिसाइड हिम, ये साथ वाला मीनिंग आ गया. आपके साथ कौन बैठी थी? हु वाज सिटिंग बिसाइड यू. ठीक है, अब ये सारे के सारे इसमें साथ वाले मतलब हैं. वो हमेशा मतलब की बात करता है, वो हमेशा मतलब की बात करता है. यहाँ पे ना आपने थोड़ा उर्दू में मिस्टेक है, वो मतलब की बात नहीं करता, ये आना चाहिए. ठीक है, ही नेवर टॉक्स बिसाइड द. अच्छा ठीक है, यही आएगा. इसका मतलब है हमने इसको तर्जमा ऑपोजिट तरह से किया. मसलन ही नेवर, वो कभी भी, टॉक्स ऐसी बात नहीं करता, बिसाइड्स जो गैर मुतलका हो, यानी वो कभी भी फजूल बात नहीं करता. तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? कि वो हमेशा मतलब की
बात करता है। ठीक है, तो सही है तर्जमा, इसमें मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आपे से बाहर मत हो, यानी हम कहते हैं ना कि होल्ड योर टंग, या डोंट बी बिसाइड योर सेल्फ, डोंट बी बिसाइड योर सेल्फ। मैं खुशी की वजह से बेकाबू हो रहा था, आई वॉज बींग बिसाइड माई सेल्फ विद जॉय। बेटे ये वही मशहूर ज़माना फ़िक्रा जिसको हम कहते हैं ना, मैं खुशी से बाग बाग हो गया, उसके लिए भी यही फ़िक्रा आता है, बिसाइड विद। आई, इसको आप लिख लें, अक्सर इंटरव्यू वगैरह में या इधर उधर भी कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कि मेरा दिल या मैं खुशी से बाग बाग हो गया। आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ विद जॉय। अगर आपने ये कहना है कि मैं खुशी से पागल हो गया या खुशी से बहुत ज़्यादा फूले ना समाया, तो उसके लिए ये वर्ड बेटे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है, ये आपने नेक्स्ट सेंटेंसेस पढ़ने हैं, वो है डू और मेक। ठीक है, अब देखने में तो ये लफ्ज़ बड़े ही आसान लग रहे हैं कि ये कौन सी बात है, तो हमें आते ही होंगे, लेकिन बेटा ये हैं कोलोकेशंस, यानी आपने अल्फाज को किस लफ्ज़ के साथ कहाँ पर यूज़ करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके मैंने एमए किया, तो आई डिड माई एमए होना चाहिए या आई मेड माई एमए। तो बाजार लफ्ज़ तो दो हैं, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट बात है आपको उसके हिसाब से होता है यहाँ। तो इस तरह से आई और आई के साथ डू लगाएंगे या मेक लगाएंगे, तो हमें ये बात जहन में रखनी पड़ेगी बेटे। डू जो है वो किसी भी काम के करने के मानों में इस्तेमाल होता है, जबकि मेक किसी वादे, किसी पेशकश, किसी कोशिश वगैरह के करने के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इनमें बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे आप कहें कि मैं वादा करता हूं कि मैं मेहनत से इंग्लिश सीखूंगा, तो आप क्या ये कह सकते हैं आई डू प्रॉमिस, ये आपको बेहतर लग रहा है, या मेक का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे आई मेक प्रॉमिस, तो प्रॉमिस के साथ मेक आना चाहिए या डू आना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। हम पर एक मेहरबानी करें, तो मेक अ फेवर होगा या डू अ फेवर? ऑब्वियसली क्या होगा, डू अ फेवर। इस तरह आपने अपना घर का काम कर लिया है, हैव यू डन योर होमवर्क। ठीक है, तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा कहाँ पे डू इस्तेमाल होगा तो कहाँ पे नहीं। बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा फ़र्क होगा कि आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कहेगा भाई कपड़े कौन धोएगा, हर बंदा कहे कि मैं मसरूफ़ हूँ, तो आप क्या कहेंगे, हु विल डू द लॉन्ड्री। तो यहाँ पे लफ्ज़ क्या यूज़ हुआ, डू। ठीक है, और मैंने आपको मिसाल दी थी, जैसे हमने अगर सुबह कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, हम कहते हैं जल्दी सो जाएं, तो बिस्तर लगाने के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ होता है, मेक बेड। तो हम डू बेड नहीं कह सकते। तो सिंपल लफ्ज़ों में याद रखें, आपने बस ये पता करना है कहाँ कहाँ पर डू इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ पर मेक इस्तेमाल होता है। मसलन इसकी लॉजिक वॉजिक कोई नहीं है। जैसे आप देखें ना, ये क्या धुलाई कौन करेगा, तो आप हमारे मेरे और आपके ज़हन में क्या आएगा, हु विल वॉश द क्लोथ्स, या हु विल परफॉर्म दिस वॉशिंग एक्टिविटी, इस तरह का कुछ हो सकता था। लेकिन आपने एक दफ़ा याद कर लिया कि डू द लॉन्ड्री होता है। ठीक है, आप कहेंगे शायद लॉन्ड्री तो एक वो दुकान होगी या इससे मुराद क्या हो सकती है, लेकिन एक दफ़ा आपने पढ़ा होगा तो आपको बेटा ये नॉर्मल लगेगा। ठीक है, मुझे उसका काम क्यों करना चाहिए, वाई शुड आई मेक हिज वर्क या डू हिज वर्क, ऑब्वियसली डू हिज वर्क। ठीक है, तो आपको आप एक और कोशिश करें, तो डू अनदर अटेम्प्ट होना चाहिए या मेक अनदर अटेम्प्ट। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसे ये देखेंगे। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट रूल, वो है सिंपल ईडियम्स। तो अगर आप अच्छे अंदाज में ईडियम्स को यूज़ करते हैं तो इट्स जस्ट लाइक जेली ऑन कस्टर्ड और चॉकलेट ऑन आइसक्रीम। ओके, सो इट शोज दैट यू गॉट अ गुड ग्रिप ऑन ईडियम्स। तो आपको अगर सेकेंड ईयर वाले या मैट्रिक वाले भी ईडियम्स आते हैं, उनकी समझ है और उनको आपको यूज़ करना आ जाए, वो मोर दैन इनफ होते हैं। मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपको उसका सिर्फ यूज़ आना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से हम उसको वो देख सकते हैं। जैसे सम हैबिट्स शुड बी इन द बड, और इडियम किनको कहा जाता है, जिनका लफ्जी मतलब और हो और उससे मुराद और लो। तो इसको बेटे सवाए डायरेक्ट याद करने के इसका और कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, लेकिन चूंकि इसको अगर हम ट्रांसलेट कर लें तो ज़रा आसान हो जाता है उसको याद करना, तो फिर आप बाज़ औक़ात उर्दू के हिसाब से लॉजिक बन जाती है, बाज़ औक़ात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है
कुछ आदात को शुरू में ख़त्म कर देनी चाहिए। सम हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड। ठीक है, कोई बच्चा बताएगा बड का क्या मतलब है? बड नहीं, बड का लफ्जी मतलब बेटा क्या? बड, चलो मैं आपको हिंट देता हूं, प्लांट से मुतल्लिका कोई चीज है ये बड है। बड वो जो स्वेलिंग सी होती है प्लांट की उसके तने के ऊपर, जहां से फूल जो है वो फूटता है, ठीक है, तो उसको बड कहा जाता है। सही है, वो कहता है जहां से अभी हल्का सा जो फूल अभी फूटा भी नहीं है, अभी वहां से वो स्वेलिंग हुई है और आपको पता है कि यहां पर क्या फूल उगेगा, तो वहां पर अगर किसी को तोड़ दिया जाए या कर दिया, जैसे छोटा पौधा हो तो उसे आप जैसे मर्जी तोड़ दें, मसल दें, लेकिन जब वो तनावर दरख्त बन जाता है तो क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और निप का मतलब क्या होता है? अगर आपको बर्ड का मतलब आ गया तो निप का याद रख लें, एक पंजाबी वाला लफ्ज है, नप दो, यानी सम हैबिट शुड बी निप्ड इन द बर्ड, शुरू च नप दो, यानी अगर आप स्टार्ट में ही वो आदत जो है वो ख़त्म कर देंगे तो फिर उसके बाद क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। लेकिन उसके बाद किसी दरख्त को उसकी जगह से हिलाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। गमले को चाहे आप उठा के तोड़ भी सकते हैं, फेंक भी सकते हैं, लेकिन तो इस तरह से ये डिफरेंट, बेटे आपने बहुत सारे ईडियम्स पढ़े होंगे, तो इनमें बस यही याद रखनी है कि लफ्ज़ी मतलब और है और इनका जो बुनियादी तौर पर मीनिंग है वो और है। जैसे पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, तो आपने क्या याद, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, तो अब आपको ये थोड़ा सा अगर तर्जमा आ जाए ना तो ज़रा आसानी से याद हो जाएगा। कोई बताएगा बेटा लीप्स का क्या मतलब है? लीप, चल मैं एक मुहावरा बोलता हूं, आपने बताना है कि लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप। लीप कहते हैं बेटे छलांग लगाने को। ठीक है, छलांग लगाना, जैसे उर्दू में कहते हैं ना, पहले सोचो फिर बोलो, या पहले तोलो फिर बोलो, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? लुक बिफोर यू लीप, बस ये इसकी इंग्लिश है। तो लीप का मतलब है कि भाई छलांग एवं ना लगा दें, आगे जरा देख के अपने हिसाब से जो है वो 5 फुट है, 2 फुट है, 3 फुट है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने वो देखना होता है। बाउंड्स क्या होता है? बाउंड्स, बाउंड्स बाउंड्री से है, ठीक है, हद, जिस जो बेहद तरक्की कर रहा हो उसको बेटे हम यहां पर इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये इडियम्स जो हैं वो सिंपल, ये आपने ये याद करना। सो दीज आर द सम ऑफ द रूल्स फॉर द डे।